हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने रियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और करेक्शन ऑफ आइडियल गैस उसी को बोल सकते हैं। और ये लास्ट चैप्टर, आज का चैप्टर जो लास्ट टॉपिक था वो हम कल करवाते हैं। एक पॉइंट छूटा जा रहा है, मैंने सोचा था कि उसको थर्मोडायनामिक्स में करवाते हैं, बट ये स्टेट ऑफ मैटर से ही रिलेटेड है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी करा दिया जाए। तो इस पॉइंट को आज की क्लास में देखेंगे। बड़ा है पॉइंट, तो आज ही देख लेते हैं। और चैप्टर को एक क्लास और दे देंगे, लिक्विड स्टेट रह जाएगा लास्ट लेक्चर, तो अभी समझेंगे। आप लोगों ने ये सुना होगा, मैक्सवेल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन 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 कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिस्ट्रीब्यूटर। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करने से पहले आप लोगों को हम एक बार रिवाइज करा देना चाह रहे हैं। हम लोगों ने जो वेलोसिटी पढ़ी केटीजी में, केटीजी हम पढ़ाए थे, तब हमने वेलोसिटी आप लोगों को बताई थी, बी आर एम एस, बी एवरेज एंड बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये बताया था। इनके लिए अंडर रूट 3 RT डिवाइड बाई एम, और ये अंडर रूट 2.5 RT डिवाइड बाई एम, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2 RT डिवाइड बाई एम। ये हम लोगों ने फार्मूला टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास की, मतलब मोलर मास बोले या मॉलिक्यूलर वेट बोले, इस टर्म में हमने ये फार्मूला और भी प्रेशर एंड डेंसिटी के टर्म में भी लिखवाया था, लेकिन अभी हमें इससे लेना देना है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लोग डरते हैं, थोड़ा छोड़ भी देते हैं, नहीं भी करते हैं, छोड़ते हैं कि क्या हाँ चक्कर में पड़ेंगे। थोड़ा ये समझिए, इन्होंने जो कर्व ड्रॉ किया वो यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। हम लोगों ने हमने आप लोगों को बताया है, फ्रैक्शन का कहीं भी, फ्रैक्शन शब्द आपको कहीं भी दिख जाए, इसका मीन्स होता है पार्ट, कुछ पार्ट, किसी बड़े अमाउंट का कुछ पार्ट। यहाँ पर किसी गैस को, ये कंटेनर मान लीजिए कोई गैस है, इसमें इस कंटेनर में गैस है, और हम मानते हैं इस गैस कंटेनर में लगभग 10⁻³ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। हमने जब आप लोगों को ये 3 वेलोसिटी बताई थी, तब हमने बोला था कि यदि किसी कंटेनर में मान लीजिए 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी होती है। मोर एक्यूरेट वेलोसिटी ये होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये होती है, ये होती है। तो उन्होंने फ्रैक्शनल अमाउंट, कुछ गैस का कुछ अमाउंट बाई एक्सिस पे लिया। हम इसको, इक्वेशन आप ना जानिए, मैक्सवेल की इक्वेशन से हमें लेना देना नहीं है, dN अपॉन du, इसी को, इस टर्म को यहां पे लिख लेंगे। यहां पर 1/n dN du, यहां पर u वेलोसिटी है, इसी को हम बोल सकते हैं फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल ऑफ गैस, फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल ऑफ गैस। और बाई एक्सिस पे उन्होंने u, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया, और ये अमाउंट फ्रैक्शनल अमाउंट है आप गैसियस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अभी इक्वेशन से लेना देना नहीं है,
ग्राफ इस तरह से आता है और ये ग्राफ यहां पर टच नहीं करेगा, ऐसा इस तरह से ऐसे पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, यहां पर ये जो मैक्सिमा है इस पॉइंट पे मान लीजिए यहां पर ये जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, इसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, अभी हमें लेना देना नहीं है। बट ये पता है हमको जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, ये सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स मतलब यहां पर ये आ रहा है ना, तो यहां पे क्या है, मॉलिक्यूल्स की संख्या सबसे ज्यादा है और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में प्रेजेंट होंगे। इतनी बात हमने आपको पहले भी बताई थी और यहाँ इस ग्राफ से भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की होगी। मोस्ट प्रोबेबल उसको बोलते ही है इसीलिए कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल किस वेलोसिटी में, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, अभी इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है हमारा u, u स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, इतना समझ में आया। ठीक है, अभी इतना नोट कीजिए, हम इसके आगे जो क्वेश्चन बनते हैं हम वो करवाते हैं, 2-3 केस बनेंगे और किस तरह से सवाल आते रहते हैं नीट जेई मेंस आईआईटी तक के, हम वो सभी बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, अभी इतना समझ में आया कि हमारा ये, इसको हम ये भी लिख सकते हैं और फ्रिक्शन आप एनसीईआरटी में देखेंगे, फ्रिक्शनल मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गैस मतलब गैस, गैस तो बहुत ज्यादा है तो उसका कुछ अमाउंट के, वो अमाउंट वर्सेस वेलोसिटी के बीच में हमने जो कर्व ड्रॉ किया इसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। इतना समझ में आया। अभी हम इसके एरिया की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने नोट किया होगा। ये आगे बात करते हैं। यहां पर पहले 2 पॉइंट नोट कीजिए, 2 पॉइंट नोट कीजिए, 2 पॉइंट नोट कीजिए। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज अनसिमेट्रिकली, नेचर, नेचर जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो अनसिमेट्रिकल नेचर है, ये समझिए। यहां से इस एक्सिस को इसने टच तो किया, क्या ये इसको दोबारा से टच किया, तो ये सिमेट्रिकल कहां हुआ, सिमेट्रिकल तो ये जब होता जब इसी एक्सिस को फिर से टच कर जाता, तब ये सिमेट्रिकल कर्व होता। अभी ये इनफाइनाइट पे टच करेगा, पता नहीं कहां टच करेगा। तो ये पॉइंट आप नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट दीजिए, देखिए एरिया, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, शॉर्ट में लिख दिया कर्व, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी गैस एंड एनी टेम्परेचर। ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। जब ये पॉइंट आपके दिमाग में होगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1 मिनट, 1 मिनट, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
तो ये अंडर एरिया अंडर द कर्व ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा किसी भी गैस के लिए या किसी भी टेम्परेचर पर। ये समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट को समझेंगे। ये डॉट पॉइंट हम बना रहे हैं, ये थर्ड पॉइंट आएगा। देखिए क्वेश्चन में ये इस तरह से ग्राफ है, यदि वहां पर 1/n dn du और इधर u वेलोसिटी दिया गया है और ये ऐसा कर्व, ये कर्व पूछ लेगा कैलकुलेट एरिया अंडर द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तब आपको एरिया ऑलवेज यूनिट लेना है। यहां पर नोट कर लेंगे, एरिया अंडर द कर्व इक्वल यूनिट, 1 यूनिट। इसको 1 यूनिट ही रखना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, 1 यूनिट मानना है। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट नोट कीजिए, इसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं। यहां से क्वेश्चन में आप ग्राफ बना हुआ है और यदि केवल dn डिवाइड बाई du वर्सेस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए कि कैलकुलेट एरिया अंडर द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तब आप क्या करेंगे? तब ये यूनिट एरिया नहीं, तब अब ये क्या हो जाएगा, अभी एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इस कंडीशन में एरिया ऑफ अंडर द कर्व इक्वल, ये होता है नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल। ये आप दिमाग में रखिए। कैसे निकालेंगे, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन ब्रह्मास्त्र है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, एन मोल्स के लिए हमें नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, तो हम इसको आवागेड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तब ये इक्वेशन, यहां पर आप लोगों को पता नहीं दिखाई देगा नहीं देगा, थोड़ा यहां पर लिख लेते हैं, इनको हम फिर से लिख लेंगे फार्मूलों को। तब ये पीवी इक्वल कैपिटल एन, ये आवागेड्रो नंबर आर टी, और ये एन वो होगा, वो एरिया के इक्वल हो जाएगा। यदि कहीं पूछा जाए और 2-3 वैल्यू दी जाए, और ये ध्यान रखना 1/n होगा, तब अंडर एरिया क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। बताया था मैंने कि रिमेन कांस्टेंट जब रहेगा तब 1/n dn/du की रिस्पेक्ट में कर्व हमारा क्या हुआ होगा, प्लॉट हुआ होगा। अभी क्या कहते हैं, यहां पर थोड़ा चेंज होने पर, यहां पर ये हटा दीजिए, ये नहीं होगा, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। आवागेड्रो नंबर क्या होता है, Na इक्वल 6.02 × 10⁻23।
ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, बाकी आपको ये सारी चीजें पता है। ठीक है, अब ये आप लोगों को समझ में आया कि अंडर अगर एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप बाई एक्सिस पे नजर डालेंगे। यदि क्या कहते हैं 1/n/dn/du की रिस्पेक्ट में ग्राफ है, तब हम एरिया को यूनिट मान लेंगे, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, कोई टेंशन नहीं। अभी क्या कहते हैं अगर थोड़ा यहाँ पे dn/du है, रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, तब आपको ये चेंज करना रहेगा। एरिया जो निकालेंगे वो ये वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू निकलेगी, मतलब एरिया निकल आया। ठीक है, इस एरिया में एन का मतलब ये है इस एरिया में टोटल नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल। ठीक है, अभी अलग अलग कंडीशन में जो क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, आईआईटी, जी मेंस, नीट, नीट में तो थोड़ा इतना डीप से नहीं पूछा जाता है, थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं हल्का फुल्का। ठीक है, अभी देखिए कंडीशन डिफरेंट 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 कंडीशन फॉर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिफरेंट कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। अभी कर्व दो तीन ग्राफ आ जाएंगे, ये कंडीशन क्या हो सकती हैं। पहली कंडीशन देखिए, फर्स्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर, बट gases are different, gases are different। शॉर्ट में लिखा, यहां पर क्या करेंगे, if gas is same but temperature is variable, ठीक है। और थर्ड कंडीशन, टेम्परेचर if temperature and gases both are different, या हम डिफरेंट नहीं अच्छा लगेगा, वेरिएबल कर देते हैं, वेरिएबल। ठीक है, अब हमें कर्व यहीं से क्वेश्चन आते हैं, कर्व हमको किस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो हम पहली कंडीशन का कर्व बनाते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। यहां पर फर्स्ट कंडीशन में कर्व कैसा होगा ये समझेंगे। जैसे मान लीजिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अभी यहां पर 1/n/dn/du इधर वेलोसिटी u। अभी हम यहां पर लिखना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन मॉलिक्यूल ऑफ गैसियस पार्टिकल, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस यहां पर लिख सकते हैं, ये वही मतलब है। कर्व हमको इस तरह से देखने के लिए मिलते हैं। ये मान लीजिए कोई तीन गैस हैं और डिफरेंट, इसको हम और आगे घसीट देते हैं यहां तक, और ये जो टिप है हमने बताया था
यहां पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है मैक्सिमा पर, इसके लिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इधर आएगी और यहां पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये आएगी। ठीक है, यहां पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है बट गैसेस डिफरेंट, तो ये गैसेस जो हैं वो हम कोई 3 गैस कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए CH4, O2 या हम N2, ये गैस कंसीडर कर लेते हैं। अभी कौन सा ग्राफ किस गैस के लिए है ये पूछा जाता है। ये 3 गैस दी हुई हैं, कौन सा ग्राफ किस गैस के लिए है। तो यहां से पहले तो ये समझेंगे, इसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 1, इसको 2 और इसको 3 नंबर दे देते हैं। यहां से थोड़ा यहां पर देखिए, बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अंडर रूट 2 RT डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये बताया था हमने। यहां से ये टर्म जो है वो कांस्टेंट, ये हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है मैंने और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यहां से क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, यहां से बोल सकते हैं। तब यहां से ये समझ में आया कि इसमें से जिसका ज्यादा मोलर मास होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो यहां पर इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है और ये 32, ये 28। ये तो समझ में आया। यहां से हम मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग यहां पर गैस रख देंगे। वेलोसिटी देखिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर वेलोसिटी बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पर वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा कौन सी मोस्ट प्रोबेबल, ज्यादा वेलोसिटी कौन सी है, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो यहां पर ऑर्डर लगाना चाहें तो पर क्या हम ये लिख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 3 इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2 इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 1। ये ऑर्डर लिख सकते हैं। ये तो आपकी वेलोसिटी का ऑर्डर आ गया। अब यहां पर कौन सी गैस सेट करनी, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका है तो इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। और कम वेलोसिटी है यहां पर, तो क्या पर यहां पर हम O2 लिख सकते हैं, क्या इस यहां पर N2 लिख सकते हैं और यहां पर CH4 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, पहला केस था ये, जहां पर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था और गैस डिफरेंट डिफरेंट ली थी। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। यहां पर इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये आपको समझ में आया। इस तरह का कर्व देखेगा, घबराओगे तो नहीं, डर नहीं लगना चाहिए, कर ले जाना। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अभी यहां पर एक चीज और समझ लेते हैं। देखिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो बनाया था हमने, दूसरा पॉइंट लगाया था, अंडर कर्व एरिया ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। देखिए यहां पर पिक ज्यादा है, यहां पर पिक कम है, बट कर्व जो है ना वो उसकी वेट क्या हुई, वेट जो है ना बढ़ गई। तो मतलब एरिया जो आएगा वो सबका कांस्टेंट रहेगा। एरिया जब कांस्टेंट नहीं हुआ जब ये 1/n हटा देंगे यहां से। ठीक है, एरिया कांस्टेंट, ये कर्व समझ में आया। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा चेंज करेंगे, ये ऐसे लिखा रहने देंगे, पॉइंट हो गया 2, पॉइंट नंबर 2, इफ gas is same but temperature different, मान लीजिए ये हम T1, T2
और ये T3, T1 T2 T3 लिख लेते हैं। ठीक है, यहां से गैस तो सेम होगी, तो गैस को लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसी ग्राफ में हम करते हैं। यहां से आप लोगों को ये पता चल रहा है कि लेफ्ट से राइट जाने पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या इंक्रीज हो रही है। अब यहां से अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं रहा, अभी ये यहां से टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं रहा, 2RT डिवाइड बाई एम, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा। तब हम यहां से क्या ये लिख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तब यहां पर टेम्परेचर किस तरह से सजाएंगे, उसको ऑर्डर क्या लगाएंगे, तब यहां पर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वो टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है। जिस अब यहां पर मान लीजिए यहां पर टेम्परेचर हम दे दें 300 केल्विन, 500 केल्विन और इसका 200 केल्विन। यदि हम इसको ऐसे टेम्परेचर दे दें, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है इस केस में, तब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्यों डायरेक्टली का रिलेशन है। तब अभी क्या है यहाँ पर T2 और ये टेम्परेचर ज्यादा, ये वेलोसिटी ज्यादा, T1 और ये T3। ऑर्डर लगाना चाहेंगे T2 इज ग्रेटर देन T1 इज ग्रेटर देन T3, ये ऑर्डर आएगा। तो आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का ये आपको ये पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होगी, तब आप कर्व में बड़े आराम से कर ले जाएंगे क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूं ये कर्व समझ में आ रहे होंगे। अभी हम पूछ लें, छोटा सा एग्जांपल एक देख लेते हैं, एग्जांपल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन शायद आया हुआ है। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए थर्ड केस बाद में कराएंगे। क्वेश्चन में ये ग्राफ आ गया इस तरह से और ये इस तरह से ग्राफ आ गया। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है T1 और ये दे दिया T2, यहाँ पर वेलोसिटी, और इधर लिखा होगा फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल, फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये लिखा होगा। और रिलेशन पूछेगा T1 रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। अभी आपको ये पूछेगा कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है कौन सा टेम्परेचर कम है, तो दूर वाला टेम्परेचर ना भाई ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इधर जाने पे ना मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। यहां से अभी हमने रिलेशन बताया था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तभी अभी ये इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इधर जाने से ज्यादा बढ़ रही है, और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी क्या है, इसको अगर हम फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, तो सेकंड ज्यादा है फर्स्ट से। तो अभी यहां से रिलेशन पता चला आप लोगों को, यहाँ पर T1 T2 टेम्परेचर ज्यादा हुआ T1 से, ये रिलेशन आएगा T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना। इस तरह से नीट में सवाल आएंगे, कुछ ज्यादा खास नहीं आएगा। अभी और थोड़ा यहीं पे समझ लेते हैं इसी एग्जांपल में। अब मान लीजिए आपके पेपर में ये पड़ा हुआ है कि रिलेशन बताइए BRMS, T1 पर रिलेशन बताइए BRMS वेलोसिटी, मतलब BRMS वेलोसिटी, B एवरेज वेलोसिटी एंड B मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये रिलेशन पूछा एट T1 कर्व, T1 कर्व। अभी यहां से अभी T1 कर्व पे
ये इनका रिलेशन पूछा, ऑर्डर लगाना हमको। तो ये तो आप जान ही लो कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वो ज्यादा पार्टिकल्स की होगी। तब हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एवरेज, हमारा मिड में रहेगा एवरेज, और बी आर एम एस। सर ये क्या किया, ये तो आपने चेंज कर दिया ऑर्डर, ये ऑर्डर आपने चेंज कर दिया। आपने याद कराया था मुझको, ये राम करके आया था वेलोसिटी का ऑर्डर आया था कि मतलब, तो वो मोर एक्यूरेसी के बेस पे था। यहाँ पर मोर एक्यूरेसी नहीं चाहिए, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी चाहिए। मतलब फ्रैक्शनल यहाँ पे शब्द यूज हुआ है कि किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट में मैक्सिमम जो गैस के पार्टिकल होंगे वो कौन सी ज्यादा वेलोसिटी कर रहे होंगे, तो वो मोस्ट प्रोबेबल वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर। ठीक है ना। एक्यूरेसी के बेस पर पूछा जाए कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट वेलोसिटी जो एक्यूरेसी होती है वो आरएमएस वेलोसिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद, ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। टेम्परेचर एंड गैस बोथ आर डिफरेंट। देखिए, इफ टेम्परेचर एंड गैस both are variable, both are variable, दोनों वेरिएबल हैं। अभी इस ग्राफ को देखते हैं, इस तरह से ये ग्राफ है। अभी ये बीएमपी बीएमपी और ये बी नहीं, यू यहां पर लिया गया है, 1/m डी एन बाई डी टी, डी टी नहीं डी यू। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल थ्रू समझें। कोई दो गैस है N2 O2, इसका टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को 300 केल्विन और इस टेम्परेचर को 500 केल्विन लिया गया। तब हमको बताना है कौन सा कर्व किस गैस का है, कौन सा कर्व किस गैस का आएगा। अब यहां पर समझिए, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इक्वल, क्या ये लिख सकते हैं, √T अपॉन m। ये रेशियो फाइंड आउट करेंगे, जो भी रेशियो में ज्यादा आएगा उसकी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, उसको ज्यादा वाली वैल्यू पे रखा जाएगा। आपको ये पता, इस वाले कर्व पे टेम्परेचर भी ज्यादा है और वेलोसिटी भी ज्यादा है। टेम्परेचर बनाम वेलोसिटी बढ़ती है, तो इस वाले कर्व पे यदि हम इसको कर्व 1 माने तो कर्व 1 पर टेम्परेचर और वेलोसिटी दोनों हाई होंगे। तो इस रेशियो में जो ज्यादा आएगा निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तब उसी गैस का हम क्या करेंगे, उसी कर्व पे उस गैस को रख देंगे, वही वैल्यू हो जाएगी मेरी। अब यहां पर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा यहां पे देख लेते हैं, जगह है BO2 N2 अंडर रूट मोलिकुलर वेट N2 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट O2 मल्टीप्लाई टेम्परेचर ऑफ O2 डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ N2। ये लिख सकते हैं, इसको यूं हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ चुके होंगे। वैल्यू रखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का 28 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई रूट में है नाइट्रोजन का टेम्परेचर, हमने ऑक्सीजन का रखना पहले,
ऑक्सीजन डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन। यदि हम इस रेशियो को निकालें, ये हटा दीजिए, 4 से जाएगा 7 और 8, ये आएगा 35 24। वैल्यू तो बहुत अजीब व गरीब आई है यहां से रूट इसका। तो यदि हम माने, यदि अगर हम माने तो इसको अप्रोक्स 25 कर लेते हैं, इसको 36 कर लेते हैं, तब ये इसको 36 कर लेते हैं, इसको 24, तब ये 6:5 आ जाएगा। अब यहां से देखेंगे N2 गैस का, यहां से अगर हम 6/5 रखें, हम इसको अप्रोक्स 36 और इसको अप्रोक्स 25 कंसीडर करते हैं, तब ये जो रेशियो आएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ O2, वेलोसिटी ऑफ N2 6:5 ये आएगा। अभी किसका रेशियो ज्यादा आया, किस गैस का रेशियो ज्यादा है, 6, ये इसका रेशियो ज्यादा है, तो यहां पर हम वेलोसिटी ऑफ O2 लिख सकते हैं और इसकी कंपेयर में ये यहां पे क्या, ये N2 लिख सकते हैं। इस तरह से जब दोनों वेरिएबल टर्म होंगे तब इस तरह से हम क्या करेंगे, रेशियो को निकाल लेंगे, जिसका रेशियो ज्यादा आएगा वो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी पॉइंट बचता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। वैसे इसमें कुछ बचा नहीं, आप लोगों को ये बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे आपको कर्व बना के दे देगा, या फिर टेम्परेचर का रिलेशन पूछे, या फिर यहाँ पर 2 गैस दी जाएंगी। आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या होना चाहिए, वो फार्मूला याद होना चाहिए, उससे रिलेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और ये कर्व किस किस के बीच में है वो आपको पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछ लेगा ऑप्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।